तो हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस की। ओके, तो जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमारे पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, जो हमारे पास 2011 से लेकर 2022 तक उसकी बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जो हमारा ट्रेंड देखने को मिला है भाई 2011 से लेकर 2022 तक, वो एक एवरेज हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 15 से 16 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। मतलब हमारे पास 30 से लेकर 32 मार्क्स का ये वेटेज है भाई, मतलब 1/3 मार्क्स इसके अगर हम बात करेंगे जो आप क्वालिफाइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला टॉपिक जो हमने देखा है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का होता है। बिकॉज में वेटेज की बात करें तो हमारे पास सबसे जो वेटेज है वो किसका, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है भाई। उसके बाद हमारे पास किसका है, इकोनॉमिक्स का है, उसके बाद पॉलिटी का है, उसके बाद हिस्ट्री का है, उसके बाद हमारे पास आर्ट एंड कल्चर का है, जियोग्राफी का, लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो ये हमारे पास 15-16 क्वेश्चन हर साल इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। लेकिन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी हर साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टॉपिक से आ रहे हैं उसके बारे में जानना ही बहुत जरूरी है भाई। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉज से एंड कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज से। उसके बाद स्पीसीज जो कि न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉल्यूशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे। ओके, तो आज हम कवर करेंगे इसको 32 जो क्वेश्चन जो आए थे इन्वायरमेंटल लॉज, कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज के क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल लॉज, कन्वेंशन, पॉलिसीज की बात करें तो 32 क्वेश्चन यहाँ से आए थे भाई। ओके, क्वेश्चन 93 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। हमसे पूछा गया है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंडर किसको बनाया गया है। 2022 में क्वेश्चन आया था भाई। तो हमारे पास जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ना, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसको बनाया गया था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये हमको पता होना चाहिए। ओके, तो ये न्यूज़ में था भाई, इसीलिए हमसे पूछा गया है। बिकॉज इसके जो सेक्शन 3 है ना, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था फ्रॉम द सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है तो अब पता होना चाहिए भाई, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था उसके बाद ये बनाया गया था। ओके, सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड नॉट बोर्ड, है ना, नॉट बोर्ड अथॉरिटी, इट इज़ मेड। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिक थोड़े से कंफ्यूजिंग आते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं। क्वेश्चन 94 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा जो इंडिया के अंदर जो लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में उसको बताना है। 2022 में ये भी क्वेश्चन आया था। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं आर दी सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के सोल प्रॉपर्टीज होते हैं क्या? नो। यहाँ पे तो ये गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स जो है वो सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट तो बोला है। कौन से गवर्नमेंट की बात कर रहा है भाई? देखो, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो किसके प्रॉपर्टी होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, बट जो हमारे पास वाइल्ड जो एनिमल्स होंगे वो किसके प्रॉपर्टी होंगे? गवर्नमेंट के। बट जो हंटेड एनिमल्स हैं ना, याद रखना यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स नहीं, जो हंटेड एनिमल्स हैं उनसे जो चीज़ें तस्करी की जा रही है वो किसकी सोल प्रॉपर्टी होगी? हंटेड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, 100%। बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, नॉट सोल प्रॉपर्टी, है ना। सोल प्रॉपर्टी हमसे पूछा गया तो सोल प्रॉपर्टी जो हंटेड एनिमल्स के जो मटेरियल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, है ना, वो हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होगी? सोल प्रॉपर्टी होगी गवर्नमेंट के। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in unprotected areas or outside। बिल्कुल सही बात है। जब किसी भी एनिमल को प्रोटेक्टेड मान लिया, सपोज एक टाइगर को प्रोटेक्टेड मान लिया गया है, तो अगर वो अनप्रोटेक्टेड एरिया में, अगर वो गांव में आ गया, सपोज कर कि शहरों में आ गया, तो हम तब भी उसको प्रोटेक्टेड ही मानेंगे। उसको मान नहीं सकते भाई कि खराब हमको नुकसान पहुंचा देगा बोल के। नो, वहाँ पे भी टाइगर प्रोटेक्टेड ही होता है। सो दिस इज करेक्ट। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture and killing। गलत बात है भाई। जो मेयर एप्रीहेंशन मतलब लगे कि हाँ ये मेरे को ख़त्म कर सकता है, मेरे को मार सकता है, तो मैं क्या उसको कैप्चर एंड किल कर सकता हूँ? नो, यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की ज़रूरत पड़ती है, उसके परमिशन की ज़रूरत पड़ती है भाई। किसके परमिशन की ज़रूरत पड़ती है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जरूरत की परमिशन पड़ती है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही नहीं मार सकते इसको। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। और ये कहाँ पे बताया गया है भाई? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में बताया गया है।
करेक्ट हमसे पूछा गया क्या हो जाएगा, बी टू ओनली। क्वेश्चन 95 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। हमको सेंट्रल एक्ट्स की बात करनी है, क्वेश्चन 2011 में आया था भाई, है ना। विच ऑफ द अबव एक्ट्स हैव रिलेवेंस टू और बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। इसमें से किसका रिलेवेंस कहाँ पे है भाई, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, ठीक है। तो जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947 है, क्या इसका रिलेवेंस है भाई, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरियाज़ में जो एनिमल्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है 1947 का, एंड उस एरियाज़ में प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी एरियाज में मिनरल्स एंड माइनिंग्स के देखते हैं कौन, जो मिनरल एंड माइनिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है वो इसको देखता है। तो ये भी एक सेंट्रल लॉ जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ रिलेटेड है। कस्टम एक्ट भी यहाँ पे रिलेटेड है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का वो भी यहाँ पे रिलेटेड है ना। जो कस्टम एक्ट 1962 का वो क्या करता है, जो इम्पोर्ट है ना, एक्सपोर्ट है ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको देखता है यार। इट डील विद एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ GMOs। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा C 1 2 3 4, ठीक है। एंड यूनियन फॉरेस्ट एक्ट है वो तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करता है, एंड विलेज फॉरेस्ट की बात करता है। तो आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे जगह में काम आती है ये। सो दी फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है, दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 2012 में आया था। इतना सारे क्वेश्चन आ चुके हैं GT से कि मत पूछो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वॉज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको किस प्रोविजन को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 बनाया गया था। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट और कंस्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बिल्कुल सही बात है ना। आर्टिकल 21 को देखते हुए हमारे पास NGT को बनाया गया, बिकॉज हेल्दी इन्वायरमेंट जीना हर आदमी के एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग जो इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, हमारे जो इन्वायरमेंटल केसेस हैं उसको देखता कौन है, और जो सिविल केसेस हैं इन्वॉल्विंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट, वो कौन देखता है, हमारे पास NGT देखता है। Provisions of grant for raising the level of administration in scheduled areas for the welfare of scheduled tribes under Article 275, कि यहाँ पे ऐसा प्रोविज़न है भाई, नो, ऐसा कोई भी प्रोविज़न यहाँ पे नहीं है यार। पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मैंसन नो, NGT में कोई भी ग्राम सभा का रूल नहीं है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट हो जाएगा वन ओनली। और यहाँ पे याद रखना जो NGT है ये जो होता है ना, ये नेचुरल जस्टिस पे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, IPC से कोई लेना देना नहीं है इसका। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और यहाँ पे एक और चीज़ ये बोल सकते हैं कि देखो NGT का जो ऑर्डर होता है फाइनल तो होता है, बट विद इन 90 डेज हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। एक और चीज़ जो है NGT के लिए कि इसके जो ऑर्डर होता है वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर के जितना होता है भाई, है ना, सिविल कोर्ट के ऑर्डर के जैसा ही होता है इसका ऑर्डर। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। NGT तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है। और NGT के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्विक रेजोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स 6 महीने के अंदर, जिससे हम क्या कर पाएँ, जो लिटिगेशन है हमारे पास हायर कोर्ट्स में उसको कम कर पाएँ, उसके लिए NGT को लाया गया था। एंड इसके 4 रीजनल बेंच है, ये हमको पता होना चाहिए, पुणे में है, भोपाल में है, चेन्नई है, कोलकाता में है। एंड इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, इसके चेयरपर्सन जो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ओके, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट तो वन ओनली। तो मेन चीज़ हमने NGT कवर कर ली है यार।
क्वेश्चन नंबर 97 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव 2014 में न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे पूछा गया था भाई। तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये हमसे पूछा गया है। सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बिल्कुल सही बात है यार। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस, बिल्कुल सही बात है। जो सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव है वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन बहुत आसानी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। देखो भाई एक्सट्रीम वर्ड कि यहाँ पे एप्लीकेशन डालते ही नहीं इन्होंने फर्टिलाइजर का। तो जब भी एक्सट्रीम वर्ड आए तो गलत करके आगे बढ़ो यार। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 है कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। 2014 में क्वेश्चन आया था, किसके बारे में बात करनी है अपने को? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करनी है। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एग्रीकल्चर, ओके, हाउ मेनी ऑफ दी अबव। और ऐसे देखो भाई बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन कौन सी बात करते हैं, ऐसा हमारे पास 2-3 तरह के क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया के अंदर आया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आया है, ठीक है। सो इनमें से कौन कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है, ये बायोडाइवर्सिटी की बात करता है यार। ओके, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी इन्वायरमेंट की बात करता है, ये भी बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। हमको ध्यान देना है कि भाई यूपीएससी इस प्रकार क्वेश्चन बार बार पूछ रही है, रिसेंट है ना, दिस इज बोल सकते हैं इसको, इट इज रिपीटेड वे ऑफ आंसर, रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग। ओके, क्वेश्चन 99 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। देखो भाई इस साल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अर्थ आवर, ठीक है। तो 2014 में भी आया था, अर्थ आवर के बारे में पूछा था। जो अर्थ आवर है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। नो, जो अर्थ आवर है भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नहीं भूलना है अपने को। जो अर्थ आवर है वो किसका इनिशिएटिव है? अर्थ आवर जो है वो किसका इनिशिएटिव है? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ WWF, है ना। जो अर्थ आवर है वो WWF ने स्टार्ट किया था 2007 के अंदर। दैट इज़ वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF 2007 में स्टार्ट किया था, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। इट इज़ अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन सर्टेन डे एवरी ईयर, बिल्कुल सही बात है। जनरली इसको लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च में मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ना, जिसमें पंखा वैसा सब चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज़ है, लाइट वो बंद कर देते हैं एक दिन के लिए हर साल, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। एंड इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव प्लानट, बिल्कुल सही बात है। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? C, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 100 है इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। 2014 में क्वेश्चन आया था, अगर किसी वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर लाते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात है यार। उसके जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, इसके वजह से उसको क्या करना पड़ा, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर रखना पड़ेगा। और अभी हमारे देश में हमारे पास दो अपने पास हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स, 2 वेटलैंड्स जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं, एक है लोकटक लेक इन मणिपुर और एक है हमारे पास केवलादेव नेशनल पार्क। ओके, पहले वो भी था क्या बोलते हैं चिल्का, लेकिन उसको हटा दिया गया था, ठीक है, अच्छा काम किया इसलिए। द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ, नो। सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस, नो। तो हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात किया, वेटलैंड रिकॉर्ड की बात किया, तो हम लोग पहले मेन चीज़ याद करते हैं भाई हमारे पास
है ना। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया था, ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस प्रकार से यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा, ये पूछ सकते थे। 2 फरवरी का हमारे पास बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के ऊपर किया गया था। रामसर जो कि ईरान में है, 1971 में साइन हुआ था। एंड ये एक रेगुलेटरी रिजीम नहीं है, याद रखना। रामसर कन्वेंशन इज नॉट अ रेगुलेटरी रिजीम। बार बार पूछा आता है, रामसर कन्वेंशन इज नॉट अ रेगुलेटरी रिजीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू दी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दी वेटलैंड इंटरनेशनल, हमको बात करनी है वेटलैंड इंटरनेशनल की। 2014 में क्वेश्चन आया था। और वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, वही एक हमारे पास कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हमको करेक्ट पूछना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहते हैं उसके बारे में हमसे यहाँ पूछा जाता है भाई। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन। क्या ये सही है भाई? नो, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई, एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इट वर्क्स, सेकेंड स्टेटमेंट है इट वर्क इन द फील्ड टू लैब, इट वर्क इन द फील्ड टू लेबल, ओके, it work at the field level to develop and mobilize knowledge and the use of practical experience to advocate for better policies। बिल्कुल सही बात है। जो वेटलैंड इंटरनेशनल है वो फील्ड लेवल पे काम करता है ना, फॉर बेटर पॉलिसीज। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो भाई वेटलैंड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो हमको वेटलैंड के बारे में सब चीज़ें याद रख लेनी है, दिमाग में रख लेनी है भाई, जो भी न्यूज़ में होगा या फिर जो भी चीज़ें बेसिक्स हैं वो। वेटलैंड्स एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, वेटलैंड्स दिए हैं और किस नदी के कॉन्फ्लुएंस में है ना, जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला है हरिका वेटलैंड। जो हरिका वेटलैंड है वो ब्यास और सतलज के यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस में है क्या? बिल्कुल सही बात है। और याद रखना भाई, हरिका वेटलैंड इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। हरिका वेटलैंड इज़ दी Harika wetland is the largest wetland in northern India and it is in the confluence between Satluj and Beas। केवलादेव गाना नेशनल पार्क, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड चंबल। पहली बात तो यार ब्यास कहाँ पे है, बहुत ऊपर है। तो ये जो भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क है, वो जो नदी के कॉन्फ्लुएंस में है, एक है बाणगंगा है ना, और एक है हमारे पास गंभीरा। बाणगंगा एंड गंभीरा नदी के कॉन्फ्लुएंस में है भाई हमारे पास केवलादेव घाना नेशनल पार्क। कोलेरू लेक जो है वो मौसी एंड कृष्णा नदी के कॉन्फ्लुएंस में है क्या? याद रखना, कोलेरू लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन आंध्र प्रदेश, है ना, एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोलेरू लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन आंध्र प्रदेश। एंड ये किसके किसके कॉन्फ्लुएंस में है भाई? कृष्णा एंड गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस में है ये। कृष्णा एंड गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस में है हमारे पास कोलेरू लेक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन ओनली इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 है विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। हमको बात करनी है किसकी? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, है ना। 2014 में ये आया था क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है करेक्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे ये काम करता है ना। कौन कौन से कन्वेंशंस के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए काम करता है? तो हमारे पास दे ही दिया गया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके अंदर भी यहाँ पे ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास
फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। जो मिनामाटा कन्वेंशन है वहाँ पे हमारे पास ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। यूनाइटेड नेशन CCD दैट इज क्लाइमेट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास ये काम करता है। एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर तो करता ही करता है ये हमारे पास, है ना। तो ये हो गया भाई। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट पूछा है, इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। देखो भाई, ये ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखता नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखता नहीं है यार, है ना। बस फाइनेंशियल मैकेनिज्म पैसा प्रोवाइड करने का काम है इसका। इट इज़ एन एजेंसी अंडर द OECD। क्या OECD के अंदर एक एजेंसी है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड टू अंडर डेवलप कंट्रीज विद स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट। नो, ये कौन ऑपरेट करता है इसको? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेट करता है, वर्ल्ड बैंक ऑपरेट करता है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑपरेट करता है। ये तीनों के अंदर ये काम करता है यार। सो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ए, वह ए ओनली। इट इज़ अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर दिस। क्वेश्चन 104 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू टू कंट्रोल एंड फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के फेज आउट के बारे में कौन बात करता है? 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था भाई। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किसके बारे में बात करता है? फेज आउट ऑफ व्हाट? फेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो जो ब्रिटेन वुड्स कन्वेंशन है ना, उसने क्या एस्टेब्लाइज किया भाई? ब्रिटेन वुड्स कन्वेंशन ने दो चीज़ एस्टेब्लाइज की, एक तो IBRD है ना, एंड एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहाँ किसके अंदर बनाया गया था? ब्रिटेन वुड्स कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस के अंदर बनाया गया था। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ना, तो याद रखना ही रखना है भाई, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए है ये। एंड हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए भाई? हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है उसके रिडक्शन के लिए है, ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के लिए है क्योटो प्रोटोकॉल। और नगोया प्रोटोकॉल किस लिए है? नगोया प्रोटोकॉल है फॉर द एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स राइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। इसको ऐसे लिखते हैं, जेनेटिक रिसोर्स की बात करता है ये, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स, एक्सेस एंड शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, नगोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? व्हाट इज Rio+20 कॉन्फ्रेंस? हमको बात करनी है Rio+20 कॉन्फ्रेंस की, जो कि न्यूज़ में था। क्वेश्चन 2015 के अंदर आया है भाई। Rio+20 कॉन्फ्रेंस क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 2012 के अंदर, उसको क्या दिया गया? नाम दिया गया था भाई Rio+20 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिकॉज ये जो था 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था ना रियो में, उसके 20 साल बाद हुआ था। सो इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है यार। इट इज़ अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी गलत है ना। एंड इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी गलत है। क्वेश्चन 106 है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी। तो हमारे पास बात करनी है GEAC की। GEAC जो है वो बनाया गया था 2000 किसमें, उसको छोड़ो, लेकिन किस 2015 में क्वेश्चन आया था भाई। तो GEAC जो है वो किसके, कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था भाई? तो इसको हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था, है ना, उसके अंदर बनाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को। एंड ये किसके अंदर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर फंक्शन करता है। ओके, एंड GEC के जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं ना, इसको चेयर कौन करते हैं भाई? इसको जो चेयर करने वाले जो है वो है स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 107 है, विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015 विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2016 में क्वेश्चन आया था, बिकॉज 2015 में बहुत इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई थी 2015 में, है ना, उसके ऊपर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई,
द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017 कि 2017 में ये इफेक्ट में जाएगा। ऐसा पहली बात तो ये है कि सारे के सारे यूएन मेंबर्स ने इसको साइन नहीं किया था, सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास 195 नेशंस है ना, उन्होंने ही साइन किया था, है ना। ओके, सो इसको 195 कंट्रीज़ ने ही साइन किया था और ये इफेक्ट में तब आएगा जब 55% जो कंट्रीज़ हैं, है ना, वो क्या करेंगे भाई, वो हमारे पास रेटिफाई करेंगे इसको। एंड ये 2016 के अंदर हमारे पास फोर्स में आया था यार, यहाँ पे 2016 के अंदर हमारे पास ये फोर्स में आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। और याद रखना जो पेरिस एग्रीमेंट है ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है भाई, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग एंड एग्रीमेंट। Okay, so first statement is incorrect. It is not signed by all the member countries of UN, and the agreement aimed to limit greenhouse gas emissions so that the rise in the average global temperature by the end of the century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे हमारे पास नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस आए भाई, है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस आए। और ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि देखो ये बोलता है कि भाई जो हमारे पास सेंचुरी के एंड तक हमको 2% डिग्री सेल्सियस से बढ़ने से रोकना है, और इंडस्ट्रियल जो हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट 1000 बिलियन अ ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू कोप विथ क्लाइमेट चेंज। ये गलत है भाई, उन्होंने 1000 बिलियन देने की बात नहीं की थी, उन्होंने 100 बिलियन देने की बात की थी, है ना, 100 बिलियन। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो छोटी चीज़ों को भी पूछा जाता है बिकॉज जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसमें छोटी छोटी बारीकों को भी ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2016 में आया था यार। The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called Club of Rome। Sustainable Development Goals को पहली बार 1972 में स्टार्ट प्रपोज किया गया था क्या, है ना। तो ये गलत है भाई बिकॉज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो यूएन रेजोल्यूशन 2015 में लिया गया था, उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो क्लब ऑफ रोम ने इसको यहाँ पे पब्लिश नहीं किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव बाय 2030, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे इसको 2030 तक यहाँ पे हमको अचीव करने की बात की जाती है ना। 17 गोल्स हैं एंड 169 एसोसिएटेड टारगेट्स हैं। ये याद रखना भाई, कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं एंड 169 एसोसिएटेड टारगेट्स। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, व्हाट इज और आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन उसकी बात करनी है, यूएनसीसीडी की। 2016 में एक क्वेश्चन आया था यार। इट एम टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पॉलिसीज। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये एक तरह से पार्टनरशिप की बात करता है यार। ओके, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। it has a special particular focus on South Asia and North African region, and its secretariat facilitate the allocation of major portion of financial resource to this region। बिल्कुल गलत बात है बिकॉज ये जो है ना ये हमारे पास किसको फोकस करता है यार, ये फोकस करता है जो एरिड और सेमी एरिड या फिर जो ड्राई ह्यूमिड एरियाज हैं जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, जो कि वल्नरेबल है ना टू डेजर्टिफिकेशन, उनको देखता है ये। एरिड, सेमी एरिड, ड्राई ह्यूमिड रीजन को देखता है। इट इज़ कमिटेड टू अ बॉटम अप अप्रोच, क्या ये बॉटम अप अप्रोच की तरफ बात करता है, बिल्कुल सही है। एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल्स इन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा सी। और याद रखना जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन है वो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जस्ट लाइक द पेरिस एग्रीमेंट। 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 110 है, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर। 2016 में क्वेश्चन आया था यार। टर्म्स समटाइम्स इन द न्यूज़ एंड देयर ओरिजिन। टर्म्स की बात करनी है, ओरिजिन की बात करनी है यहाँ पे। NX1 कंट्रीज़ जो है, तो बच्चे को पता होना चाहिए जो NX1 कंट्रीज़ है वो किसके रेफरेंस में हमको देखने को मिला था भाई। NX1 NX2 कंट्रीज़ जो थे वो हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देखने को मिला था, नॉट अंडर द कार्टाजीना प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था, अभी हमने देखा, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन कम करने के लिए। एंड सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो था वो किसके अंदर देखने को मिला हमको भाई, है ना। जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन था वो भी हमारे पास किसके अंदर देखने को मिला, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देखने को मिला, नगोया प्रोटोकॉल के अंदर देखने को नहीं मिला। नगोया प्रोटोकॉल के अंदर हमने देखा भाई जो शेयरिंग एंड इक्विटेबल से मतलब एक्सेस एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स की बात किया जाता है नगोया प्रोटोकॉल के अंदर। और कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर किसकी बात की जाती है भाई, कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात की जाती है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स भी हमने कहाँ पे देखा भाई, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देखा। ओके, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स किसके अंदर देखे भाई, हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देखे हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हो गया, वो पारिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर देखा था, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसके अंदर हमारे पास सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन NX1 NX2 कंट्रीज जो थे, है ना, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो थे वो हमने किसके अंदर देखे थे, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देखा गया था हमको। सो करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ओनली। आंसर क्या हो जाएगा भाई, C। क्वेश्चन नंबर 111 है, विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, TEEB। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करनी है। 2016 में ये क्वेश्चन आया था यार। हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है उसको UNEP, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने होस्ट किया था क्या, गलत बात है भाई। ये हमारे पास एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जो इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी था, एंड इसको लॉन्च किया था जर्मनी ने एंड यूरोपियन कमीशन ने। ओके, and it is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity। बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ ध्यान देने के लिए बनाया गया था जो द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक्स है वो। and it present an approach that can help decision maker recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस उसको देखता है। और सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो किसका है, सॉइल फॉर्मेशन का। वही मत भूलना भाई, सॉइल फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा जो इकोलॉजिकल कॉस्ट होता है बहुत सालों तक बनता है यार। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इज इनकरेक्ट ना, सो आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन 2016 के अंदर आया था। प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNRED+ प्रोग्राम कैन इफेक्टिवली और कैन सफिशिएंटली कंट्रीब्यूट टू कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। तो UN रीड क्या है भाई, रीड का फुल फॉर्म क्या है, रीड मतलब क्या है, रीड जो है ये रीड कर रहा है। रीड का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। reducing emission from deforestation and forest degradation, है ना। अगर इसको आपने आसानी से हमारे पास इम्प्लीमेंट किया तो क्या क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो होगा ही होगा, है ना। हमारे पास जो रेजिलियंस है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को वो बढ़ेगा भाई। रेजिलियंस मतलब जो चेंजेस से वो एक तरह से इम्यून हो जाएगा। पोवर्टी रिडक्शन भी होगा, बिकॉज जो मैक्सिमम जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं उनको डिसलोकेशन नहीं करना पड़ेगा, उनको घर की लॉस नहीं होगा, तो उनकी गरीबी भी दूर होगी यार, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं वो।
सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 13 है विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21। हमको बात किसकी करनी है? एजेंडा 21 की। समटाइम सीन इन द न्यूज़, क्वेश्चन 2016 में आया था। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान है क्या? बिल्कुल सही है। और याद रखना, हमने देखा था जो है ना, हमने देखा था कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था और UNCCD था, वो दोनों क्या थे? बाइंडिंग थे। बट हमारे पास ये जो एजेंडा 21 है वो क्या है? नॉन बाइंडिंग है। इट ओरिजिनेट इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ इन जोहान्सबर्ग। गलत बात है भाई, ये जो वर्ल्ड समिट में नहीं, ये अर्थ समिट के अंदर यहाँ पे ओरिजिनेट किया था। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, है ना, 1992 के अंदर। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टर्टाइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाइज? 2017 में क्वेश्चन आया था, अगर किसी भी टर्टल को या फिर किसी भी टोटाइस को यहाँ पे हमने क्या किया? शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में रख दिया, उसका मतलब क्या होगा? इट एन्जॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर। बिल्कुल सही बात है। जो टाइगर को हम प्रोटेक्शन देते हैं भाई, किसको आप, है ना, शेड्यूल 1 के अंदर जो हम रखते हैं टाइगर को, कि ना, जैसे कि शेड्यूल 1 क्या बोलता है भाई? शेड्यूल 1 बोलता है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है ना भाई, जिनको डिग्रेस प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, और इनको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम पोचिंग, किलिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसमें हमारे पास टाइगर है और उस प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा किसी टोटाइस को अगर किस में रखा गया? शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नॉट इन इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। गलत बात है यार। इट इज़ एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन, नो। और अब हम बात करें यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4-5 स्पीसीज हैं भाई, जिसमें हमारे पास 2-3 स्पीसीज लिखता हूँ। पहले तो वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो जो है वो किसके अंदर आता है? शेड्यूल 1 के अंदर। जो घड़ियाल से वो किसके अंदर आते हैं? हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके ऊपर, ये शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। एंड जो इंडियन वाइल्ड एस है ना, जो डोंकी है, गधा है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हमारे पास शेड्यूल 1 के अंदर आता है। लॉयन टेन मकक्का जो भी है वो भी हमारे पास यहाँ पे आता है। एक इंपॉर्टेंट जो है वो है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट जो बहुत न्यूज़ में था, वो भी हमारे पास शेड्यूल 1 में आता है यार, ओके। एंड स्नो लेपर्ड भी इसके अंदर आता है, तो हमको पता ही होना चाहिए। एंड एशियाटिक चीता तो है ही है, ओके। गोल्डन लंगूर हो गया, डुगोंग इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। देखो कितना क्वेश्चन आ गया भाई, बार बार रिसेंट क्वेश्चन आए हैं। 2017 के अंदर कितने क्वेश्चन आ गए? 2 क्वेश्चन आ गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस गाइडेड बाय इंडियन लॉ। देखो वही क्वेश्चन जो मैं बोला था ना, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, बिकॉज दिस आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 यार। इनको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है, तो इनको आसानी से हंट नहीं कर सकते, इनको आसानी से हंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा यार? इसका आंसर होगा डी, कि इनमें से किसी को भी आप हंट नहीं कर सकते बिना कोई परमिशन के, बिकॉज ये सारे के सारे शेड्यूल 1 स्पीसीज़ हैं। और टोटल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कितने शेड्यूल्स आते हैं? शेड्यूल 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और जो वर्मिन्स है, याद रखना, वर्मिन्स का जो नाम है वो शेड्यूल नंबर 5 में आता है। वर्मिन्स जो है वो शेड्यूल नंबर 5 में आते हैं। एंड दे कैन बी हंटेड, है ना। वर्मिन्स जो है जंगली हो जाते हैं, दे कैन बी हंटेड, कैन बी हंटेड। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमारे पास जो रैट्स हो गए, रैट्स, माइस हैं, ये सब हैं। और हमारे पास याद रखना शेड्यूल 6 में हमारे पास क्या आते हैं? प्लांट्स जिनका रेगुलेशन जो होता है, मतलब इसका कल्टीवेशन जो है वो रेगुलेटेड होता है, उसको शेड्यूल नंबर 6 में डालते हैं भाई, है ना। तो ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स आएंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एनिमल प्लस प्लांट्स दोनों आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और शेड्यूल नंबर 6 में हमारे पास कौन कौन से हमारे पास स्पीसीज़ आते हैं भाई, है ना। शेड्यूल नंबर 6 में हमारे पास ऐसे स्पीसीज़ आते हैं, ऐसे स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज़ हैं जिनका आपको रेगुलेट करना पड़ता है, प्रोसेस, है ना, रेगुलेट करना पड़ता है कल्टीवेशन, रेगुलेट
कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो, है ना, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ब्लू ऑर्किड हो गया, ठीक है ना, ऑर्किड्स जनरली इसके अंदर आते हैं, एंड पिचर प्लांट हो गया। ओके, परमिशन चाहिए इनको कल्टीवेट करने के लिए। सो ये हमारे पास बेसिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1932 का हो गया। क्वेश्चन 116 है, हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट यार, बार बार क्वेश्चन आया है एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सीपीसीबी, है ना, एनजीटी कैसे डिफरेंट है सीपीसीबी से, ये हमसे पूछा गया। 2018 में क्वेश्चन आया था। एनजीटी हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड बाय एन एक्ट अंडर and by an act, and whereas CPCB has been created by an executive order of the government। क्या ये सही है भाई? गलत है, बिकॉज एनजीटी भी एक एक्ट के थ्रू बना गया है एंड सीपीसीबी भी एक एक्ट के थ्रू बना गया है, ठीक है। एनजीटी जो है वो एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के थ्रू बना गया है, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के थ्रू बना गया है, और सीपीसीबी जो है वो भी हमारे पास जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है उसके अंदर बनाया गया है। Okay, so it is incorrect. The NGT provide environmental justice and help reduce the burden of litigation in higher courts, whereas CBCP promotes cleanliness of streams and wells and aim to improve the quality of air of the country। बिल्कुल सही बात है। NGT जो है एक तरह से जस्टिस की बात करता है, एंड CPCB जो है क्लीननेस प्रमोट करने की बात करता है ना। और याद रखना ये 6 महीने के अंदर यहाँ पे हमारे पास जस्टिस को रिजॉल्व करने की बात करता है। इन्वायरमेंटल जो मतलब जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि 6 महीने के अंदर हमारे पास अपील को क्या करे, डिसमिस करे, इसको देख ले, डिस्पोजल करे। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा B2 ओनली। ओके, ये जो सीपीसीबी है ना यार, इस किसके अंदर काम करता है याद रखना। सीपीसीबी जो है इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, ऐसा को बताना चाहिए कि एनजीटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, एंड इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं भाई? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। 2018 में क्वेश्चन आया था यार, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। तो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015 में जो समिट हुआ था उसका आउटकम है क्या? जो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट समिट है वो नो, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक समिट हुआ था, मतलब जो यू कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज 2010 के अंदर, उसका ये हमारे पास क्या है, आउटकम है। तो जो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो हमारे पास जो ह्यू कन्वेंशन हुआ था, जो ह्यू कॉन्फ्रेंस हुआ था यार, ह्यू कॉन्फ्रेंस ऑन व्हाट? ह्यू कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ था 2010 के अंदर, ठीक है। उसका रिजल्ट है हमारे पास ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एंड मेंबरशिप ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। अगर कोई इसका मेंबर बन जाता है तो वो बाइंडिंग नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है ना। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ GACSA, बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया इज जस्ट अ सिग्नेटरी, है ना, हम उसका पार्ट हैं यार, है ना, हमने कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले किया इसको बनाने में। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 118 है, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला भाई, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी है। 2019 में क्वेश्चन आया था, इंट्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर इंट्रोड्यूस किए भाई, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर, रिसाइकल प्लास्टिक रूल्स के अंदर, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के ऊपर, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अंदर। तो हमारे पास जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है ना, वहाँ पे कुछ नए प्रोविजंस यहाँ पे किसने ऐड किए भाई? जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे उसने यहाँ पे ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 119 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन कब आया था भाई? क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एज पर
law, the compensatory afforestation fund management and planning authority exist at both national and state level। जो कैंपा है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों के लेवल पे प्रेजेंट होता है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ये किस लिए है भाई? जो हमारे पास जब फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसा देना पड़ता है इसके अंदर, है ना, जिसको प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल रिसीव 10%, नेशनल फंड में 10% चीज़ों को रिसीव किया जाता है एंड स्टेट फंड जो है 90% चीज़ों को कलेक्ट करता है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। नो, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे हमारे पास कंपनसेटरी पार्टिसिपेशन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमारे पास ये है ही नहीं भाई। पार्टिसिपेशन का कोई भी कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे कैंपा के अंदर। तो करेक्ट हमसे पूछा क्या जाएगा? A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 120 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी 2019 के अंदर आया था भाई। देखो कितना सारा वेटेज है भाई, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे पास बात किसी करनी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 की बात करनी है। एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought। सो ये सही कि गलत है यार? ये सही कि गलत है? बिकॉज जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन टू द पब्लिक पार्टिसिपेशन यार। सो यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि कोई भी लेना देना नहीं है भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पब्लिक पार्टिसिपेशन से। ले डाउन, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इट ले डाउन दी स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। यहाँ पे इसने क्लियरली बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी स्टैंडर्ड बताएगी भाई कितना कहाँ से पॉल्यूटेंट निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा निकले तो दिक्कत हो जाएगी भाई। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 121 है एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात करनी है। क्वेश्चन 2019 में आया था भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। वेस्ट जनरेटेड हैव टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। जो वेस्ट जनरेट करेंगे उसको 5 कैटेगरी में हम सेग्रीगेट करेंगे क्या? 5 कैटेगरी में सेग्रीगेट करेंगे क्या? गलत बात है यार। उसको 3 कैटेगरीज में यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैजार्डस वेस्ट। The rules are applicable to notified urban local bodies, notified town and all industrial township only। नो भाई, है ना। सेंसस टाउन के लिए एप्लीकेबल है ये, अर्बन एग्लोमरेशंस के लिए, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इसने हमारे पास ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था ना 2016 का, उसने सन 2000 में जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स थे उसको क्या कर दिया? उसको रिप्लेस किया है। द रूल्स प्रोवाइड for exact and elaborate criteria for identification of sites for landfills and waste processing facility। ना ऐसा कोई एग्जैक्ट एंड एलाबोरेट क्राइटेरिया तो नहीं बताया गया इसके द्वारा। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से साइड में हम लैंडफिल करेंगे एंड उसका कैपेसिटी कितना चाहिए उसके बारे में ये बताता है भाई, है ना। It is mandatory on the part of the waste generated that the waste generated in one district cannot be moved to another district, है ना। तो ये क्या हमारे पास जनरेटर का काम है, ये जनरेटर का काम है भाई। नो, ये मैन्युफैक्चरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो करेक्ट हो जाएगा सी। 122 है इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस अंडर शेड्यूल 6। देखो मैंने जो बोला था भाई, जो क्वेश्चन आया था शेड्यूल 6 का, जहाँ पे जो कल्टीवेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखना भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पहली चीज़ तो ये है कि प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं एंड शेड्यूल 6 के अंदर हमारे पास ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनको उगाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? परमिशन चाहिए। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। बिल्कुल सही बात है यार। सच प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एंड इसका सर्कमस्टेंसेस गलत बात है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है नहीं। यहाँ पे जनरली अगर आपसे पूछा जाए क्या आते हैं तो ऑर्किड्स यहाँ पे आते हैं मेनली। ऑर्किड्स, पीचर प्लांट हो गया, ऑफियम भी बोल सकते हो, एंड ये इन्वेजिव एंड हार्मफुल इकोसिस्टम, नो ऐसा कोई स्पीसीज नहीं होता वहाँ पे जनरली। क्वेश्चन नंबर 123 है, हमसे स्टील स्लैग की बात पूछी गई है। स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2020 में आया था, स्टील स्लैग किसके किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस
रोड बिल्कुल सही है, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बिल्कुल सही है। तो ये स्टील स्लैग है, ये होता क्या है भाई, स्टील बनाने समय जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट मिलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील स्लैग बोलते हैं। ये मोल्टन लिक्विड मटेरियल होता है ना, जहाँ पे हाई कार्बन कंटेंट होता है यार। तो इसको हम खाने मतलब रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2020 में एक और क्वेश्चन आया था, द रोड कंस्ट्रक्शन है ना, इन द रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हम किसका यूज़ को यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं भाई, कॉपर स्लैग का हम सजेस्ट करते हैं क्या, कॉपर स्लैग को सजेस्ट करते हैं क्या, बिल्कुल सही है ना। कोल्ड मिक्स एसफाल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। एंड हॉट मिक्स एसफाल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोल्ड मिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हॉट मिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज इसमें 95% स्टोन होता है यार। एंड पोर्टलैंड सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं करते हम, ठीक है। सो बिकॉज उसमें मेजर CO2 एमिटर है पोर्टलैंड सीमेंट, इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। एंड हमारे पास जो हॉट मिक्स आसफाल्ट होता है, इसमें 95% है ना स्टोन होता है, सैंड होता है। एंड इट एमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, है ना, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हॉट मिक्स एक्सपाल्ट का। कोल्ड मिक्स एक्सपाल्ट इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट हमसे पूछा गया क्या उठ जाएगा, A1, 2 एंड 3। तो हमने देखा भाई जो क्वेश्चंस जो आए थे हमारे पास क्लाइमेट लॉस से, इन्वायरमेंटल लॉस से क्वेश्चंस देखे हमने, है ना, इन्वायरमेंटल लॉस से, कन्वेंशन से एंड पॉलिसी से टोटल 32 क्वेश्चंस आए थे 2011 से लेकर 2022 तक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। ट्रेंड्स हमको समझना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट था, NGT इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा लीगली बाइंडिंग है, कौन सा लीगली नॉन बाइंडिंग है, वो हमको देखना है। छोटी छोटी चीज़ों ध्यान देना है, जो न्यूज़ में है उसको हर चीज़ समझ जाना है।